नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनदत्ता संपादकीय देखते हैं, उसी में जो आज का लेख दिया हुआ है ये महिलाओं से संबंधित है। क्या है? समानता के धरातल पर महिलाएं। उससे पहले कल्पवेदा में देख लेते हैं क्या दिया है। सब्र जिंदगी के मकसद का दरवाज़ा खोलता है, क्योंकि सिवाय सब्र के उस दरवाजे की कोई और चाबी नहीं है। ठीक है, तो बता दें कि हम लोग के जो यूपी पीसीएस और आरओ में जो निबंध लिखने के लिए आता है, उस सिलेबस में खंड क में क्या होता है, तो साहित्य और संस्कृत से संबंधित निबंध लिखने के लिए आता है। वही खंड क में ही एक सामाजिक क्षेत्र से संबंधित आता है निबंध लिखने के लिए। उसमें देखा जाए तो महिलाओं से संबंधित रहता है। जैसे कि एक निबंध लिखने के लिए आया था, स्त्री विमर्श दशा और दिशा, और क्या है, राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका अथवा राष्ट्रीय एकता व अखंडता में महिलाओं का दायित्व। तो इससे संबंधित ये लेख जो है कि दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो अभी क्या हुआ, हाल ही में एक वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट आया है 2024 में। किसके द्वारा जारी किया गया? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। तो आप लोग इसमें अंत तक बने रहेगा, क्योंकि इसमें करंट अफेयर के भी कुछ पॉइंट्स हैं और अच्छा खासा इसमें आंकड़ा भी दिया हुआ है। तो इसमें क्या बातें की गई है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में 2024 में 146 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है, तो 129वें स्थान पर है। 129वें स्थान पर है, जबकि पिछले साल क्या स्थिति थी इसकी, तो 127वें स्थान पर था। तो देखा जाए तो क्या है, इसमें कुछ सुधार हुआ है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है आगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार है। अधिनियम के तहत लैंगिक आधार पर भेदभाव न किए जाने को अनिवार्य बताया गया है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में महिला रक्षा, सम्मान, विकास और भेदभाव से बचाव के प्रावधान क्या है, तो सम्मिलित किए गए हैं। तो बता दें कि वही क्या इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार है। किसका अधिकार है? तो समता का अधिकार है। तो एक बार हम लोग 14 से 18 तक देख लेते हैं किसमें क्या बातें कही गई हैं। तो 14 में क्या है, तो विधि के समक्ष समता क्या है, विधि के समक्ष समता। और 15 में क्या है, तो 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 16 में देखें तो क्या है, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसर में, लोक नियोजन के विषय में अवसर क्या है, समता है। वही आर्टिकल 17 में क्या है, आर्टिकल 17 में बता दें अस्पृश्यता का अंत है। क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में क्या है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का क्या है, उपाधियों का अंत है। ठीक है, उपाधियों का अंत है। और वही बता दें तो महिलाओं के पुरुष देखा है तो समान कार्य के लिए समान वेतन, जो अभी ये हम लोग नीति निर्देशक तत्व में क्या है, किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो ये 39 में क्या कहा गया है, इसमें ये बातें की गई है कि पुरुषों और स्त्रियों को क्या है, पुरुषों और स्त्रियों को दोनों को के लिए समान कार्य के लिए क्या दिया, तो समान वेतन दिया जाए। तो इसलिए ये समानता की बात किया गया इसमें। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या इसमें लेखक ने क्या बातें कही हैं। तो संविधान महिलाओं को न सिर्फ समानता का अधिकार देता है, बल्कि सभी राज्यों को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक प्रावधान करने का भी निर्देश देता है। संविधान लागू होने के इतने वर्ष के बाद भी जब लैंगिक अंतर रिपोर्ट जारी होता है, तो कुछ और सच्चाई क्या होती तो सामने होती है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट 2024 में 146 देशों की सूची में भारत 129वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पिछले साल 127वें स्थान पर था। सोचने का विषय है कि आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो यह अंतर घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। शुरुआती दौर में लेखिका मेरी ओलस्टन क्राफ्ट ने सामाजिक ढांचे का आलोचना करते हुए कहा था कि स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा गया है, वे सार्वजनिक जीवन में भी अनुपस्थिति रहती हैं। तो एक हमको यहाँ से कोटेशन याद आया कि क्या है, जिस दिन महिला अपने श्रम का हिसाब मांगेंगी, तो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला क्या होगा, सामने आएगा। जिस दिन महिला अपने श्रम का हिसाब मांगेगी, तो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला क्या होगा, तो सामने आएगा। ये कोट्स आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये निबंध लिखने के लिए, निबंध में आप लोग कोटेशन से भी शुरू कर सकते हो, तो इसको याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या देता है, इसमें क्या कहा गया है। तो शुरुआती दौर में ये तो हमने बातें कर ली। अतः स्त्रियों को तार्किक मनुष्य मानते हुए स्त्री पुरुष में बुनियादी समानता स्थापित करने के प्रयास करने चाहिए। वही जॉन स्टुअर्ट मिल भी स्त्री अधिकारों का समर्थन करते हुए कहते हैं कि स्त्री पुरुष का संबंध आधिपत्य के बजाय सहयोग पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा, नागरिकता तथा संपत्ति में समान अधिकार का भी समर्थन किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाज की आधी आबादी होने के बावजूद महिला हमेशा से मूलभूत अधिकारों से वंचित रही है। 21वीं सदी में महिलाओं की स्थिति में अनेक बदलाव हुए हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य, सेना है, सार्वजनिक क्षेत्र है, विभिन्न प्रकार के रोजगार है, अवसर है। आज महिलाओं का सहभागिता बढ़ा है। और थोड़ा सा हम लोग ऐतिहासिक देखें तो महिलाओं की स्थिति क्या रही है, तो देखा है तो हड़प्पा संस्कृति व सातवाहन राजवंशों में क्या है,
स्त्रियों को सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था में क्या दिया गया तो विशेष स्थान प्राप्त हुआ था। वही मध्यकाल में देखा है तो मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत में एक और शासिका थी, कौन? तो रजिया सुल्ताना थी, ठीक है। उनको भी देखे तो वो भी क्या की तो मध्यकाल में सल्तनत अपने नेतृत्व में अपने हाथों में ले ली। और वही स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान देखा जाता है 1857 की क्रांति, आप लोगों को याद ही होगा 1857 में जब विद्रोह हुआ था उस समय लखनऊ में कौन थी तो बेगम हजरत महल नेतृत्व की थी। उसी संदर्भ में महारानी लक्ष्मीबाई जी भी थी और वीरांगना झलकारी बाई का भी नाम आता है। वही देखे तो जो हम लोग यहाँ पे जो स्वदेशी आंदोलन है, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, इसमें भी देखा है तो महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबरी से था, ठीक है, बराबरी के साथ था। वही राष्ट्र के निर्माण में देखा है तो सुचेता की प्राणी है, ठीक है, सुचेता की प्राणी हो गई। और कौन से? राजकुमारी अमृता कौर है जैसी महिलाएं क्या है तो महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करती रही हैं। अब आगे देखते हैं इसमें क्या बातें की गई हैं। मगर यह भी तथ्य है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की संख्या में भी दोगुनी तिगुनी वृद्धि हुई है। क्या यह कहा जा सकता है कि महिलाओं की प्रगति और उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों की दर में कोई सकारात्मक संबंध है? तो देखिए यहाँ पे जो है कि लेखक ने यहाँ प्रश्न पूछ लिया है। अब यहाँ पे आंसर देगा तो आप लोग निबंध लिखने के लिए प्रश्नवाचक से भी शुरू कर सकते हैं। प्रश्नवाचक प्रश्न कुछ पूछ लेंगे आप लोग, और मेन बॉडी में आप लोग उसका आंसर देते जाएं, और लास्ट में क्या समाधान हो सकता है अंत में, लास्ट में, तो आप लोग वो लिख सकते हैं। तो दरअसल महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वायत्तता, संपत्ति में समान अधिकार ऐसे पक्ष हैं जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज के सामने चुनौती को उत्पन्न किया है। सामान्य भाषा शिक्षण में जब तक अक्षरों से बनने वाले शब्दों का सिरा फल फूल आदि से जुड़ता है तो उसे सहजता से ग्रहण किया जाता है, लेकिन अगर ऐसे शब्द महिलाओं के अधिकार और चेतना को केंद्र में रखते हैं तब उसके प्रति रुख सकारात्मक नहीं रहता है। इससे स्पष्ट होता है कि जब तक महिलाएं दमन और आधिपत्य को स्वीकार करती हैं तब तक वे सभ्य और संस्कारी मानी जाती हैं, और जैसे ही वे अपने अधिकार या अपने विरुद्ध होने वाले दुर्व्यवहार के लिए आवाज़ उठाती हैं तो उन पर ही क्या होता है तो उंगली उठा दी जाती है। तो समाज का ऐसी भ्रांतियाँ समाज में देखने को मिलता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार भारत उन देशों में शामिल है जहां आर्थिक लैंगिक समानता सबसे कम है, यानी यहां अनुमानित अर्जित आय से 30% से कम लैंगिक समानता दर्ज की गई है। पिछले वर्ष में 127वें स्थान पर से वही 29वें स्थान पर गिरावट के कारण क्या है शैक्षिक उपलब्धि और राजनीतिक सशक्तिकरण में कमी को माना गया है। भारत महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में क्या है तो 65वें स्थान पर है। तो सशक्तिकरण के मामले में क्या है भारत 65वें स्थान पर है। आगे देख लेते हैं क्या है। और श्रमबल भागीदारी दर के मामले में 134वें और समान काम के समान वेतन के स्तर पर 120वें स्थान पर है, जो पुरुषों और महिलाओं के बीच आर्थिक असमानताओं को दर्शाता है। अगर इसी गति से समानता की ओर बढ़ते रहे तो पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में लगभग 134 साल लगेंगे, जो कि समग्र विकास की राह में बड़ी बाधा बन सकती है। देखा जाए तो महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण में उदाहरण प्राचीन काल से ही मिलते हैं। समय के कालखंड में लिखी रचनाओं में भी पुरुषों और महिलाओं के जीवन में असमानता को स्थापित करने वाले कई आख्यान रचे गए। महिलाओं ने हमेशा अपने अधिकार छोड़े और त्याग किए, लेकिन ऐसा उदाहरण शायद इतिहास में नहीं मिलेगा जिसमें पुरुषों ने महिलाओं के लिए कोई त्याग किया हो। इसलिए यह कहना गलत न होगा कि लैंगिक असमानता सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा रही है। हाँ, इतना जरूर है कि पहले महिला अपने अधिकार नहीं जानती थी और न ही उनके विरुद्ध आवाज़ उठाती थी, लेकिन आज की शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला अपने अधिकारों के लिए और उनके हनन के खिलाफ आवाज़ उठाने लगी हैं। अपने प्रति हुए गलत आचरण पर चुप्पी साधने की प्रवृत्ति अब टूटने लगी है। समाज के अनेक घटनाएं पुरुष सत्तात्मक समाज के विरोधाभासी चरित्र को उजागर करती हैं। मसलन विवाह के लिए जीवन साथी का चयन करते समय तो धर्म और जाति को बहुत महत्व दिया जाता है। उसी तरह जिसके हाथ का बना खाना खाना है किसके हाथ का नहीं, यह भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन महिला के साथ दुर्व्यवहार या शारीरिक शोषण करते समय इनमें से किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस धर्म या जाति की है या किस आयु की है। ऐसा क्यों? महिलाओं के साथ हिंसा या शोषण के मामलों में पवित्रता और अपवित्रता के मूल्य हाशिए पर क्यों चले जाते हैं? तो देखिए यहाँ पे लेखक ने बहुत अच्छी बात कही है। अगर समाज में परिवर्तन की दर यही रही तो ये सामने आए आंकड़ों के अनुसार महिलाओं और पुरुषों में समानता के लिए अब 134 साल क्या होगा तो और लगेंगे। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। लैंगिक असमानता के क्या है? लैंगिक असमानता के कारण समाज में अनेक जोखिमों से घिरा हुआ है। अब और देर करने की कोई गुंजाइश नहीं बची है।
स्वामी विवेकानंद उन शास्त्रों की आलोचना करते हैं जो स्त्रियों को ज्ञान प्राप्ति के अधिकारिणी नहीं मानते। कौन? तो स्वामी विवेकानंद जी। उनका मानना था कि देश की संपन्नता इस बात पर निर्भर करती है कि स्त्री पुरुष के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। स्त्री भी उतनी ही साहसी होती है जितना कि पुरुष, इसलिए वे मानते थे कि नारी को भी योग्य, सक्षम और कामकाजी बनाना आवश्यक है, क्योंकि देश के आर्थिक विकास में दोनों के उत्तरदायित्व समान है। कहा जा सकता है कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिए बिना सामाजिक व्यवस्था में सुधार संभव नहीं है। तो महिलाओं को क्या किया जाए? तो राजनीतिक अधिकार भी दिया जाए। ये कौन कहे? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। और सामाजिक व्यवस्था में बदलाव हुए बिना उनका आर्थिक सशक्तिकरण सही अर्थों में आकार नहीं ले सकता है। इन सबको वास्तविकता के धरातल पर उतारने के लिए गांधी जी के सुझाव पर अमल करना जरूरी है कि समाज का सकारात्मक परिवर्तन व्यक्ति के हृदय परिवर्तन से ही संभव है। 21वीं सदी में महिलाओं की स्थिति में अनेक बदलाव हुए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सेना, सार्वजनिक क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के रोजगार अवसर आदि में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। अगर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की संख्या में भी दुगुनी तिगुनी वृद्धि हुई है। क्या यह कहा जा सकता है कि महिलाओं की प्रगति और उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों की दर में कोई सकारात्मक संबंध है? क्योंकि महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वायत्तता, संपत्ति में समान अधिकार जैसे पक्ष ने पृष्ठात्मक समाज के सामने चुनौती को उत्पन्न किया है। तो आज का लेख बहुत ही बढ़िया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।